गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमारा अकाउंट का कल टॉपिक खत्म हुआ था इशू ऑफ डिबेंचर फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर इशू करना और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी किसे कहते हैं? देखो डियर, आप सभी को पता है कि आज के दिन कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी लेवल के ऊपर अपने बिजनेस को ऑपरेट क्यों ना करें, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और हम इनिशियली अपने बिजनेस में कितना भी फाइनेंस क्यों ना इन्वेस्ट कर दे, टाइम टू टाइम हमें कुछ एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, विच इज ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ लोन। जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड के नाम से, उसने अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बाई इशू ऑफ शेयर इशू करके। ठीक है, अब क्या हुआ कि मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी आई या मार्केट में उसको अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना है, जिसके लिए 10 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 10 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कंपनी ने ये सोचा कि ये 10 लाख रुपए किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाए। 10 लाख रुपए का क्या लिया जाए? बैंक से लोन ले लिया जाए। अब आप देखो कि जब कोई कंपनी किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, तो सबसे पहले हमें उस लोन के प्रूफ के रूप में कोई ना कोई चीज गिरवी रखवानी पड़ती है। भाई, अगर आप किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहते हो, तो उस लोन के अगेंस्ट आपको सबसे पहले उस बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है। लेट्स सपोज कंपनी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया और उसके बदले में अपनी एक बिल्डिंग बैंक के पास मॉर्गेज करवा दी, गिरवी रखवा दी, जिसकी वैल्यू कंपनी के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपीस है। भाई, कंपनी को लगता है कि ये बिल्डिंग 15 लाख रुपीस की है और उसने इस बिल्डिंग को इस लोन के अगेंस्ट मॉर्गेज रखवा दिया, गिरवी रखवा दिया। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी। ये प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन देखो, जो सिक्योरिटी होती है वो हमेशा लोन प्रोवाइडर की इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग की वैल्यू 15 लाख है, लेकिन बैंक को नहीं लगता कि ये बिल्डिंग 15 लाख रुपीस की है। बैंक को ये लगता है कि इस बिल्डिंग की वैल्यू 8 लाख रुपीस ही है। कितनी है? 8 लाख रुपीस। उस केस में बैंक हमसे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। बैंक हमसे कहते हैं कि आपने जो बिल्डिंग हमें गिरवी रखवाई है उससे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी दीजिए। अब हमारे अकॉर्डिंग बिल्डिंग की वैल्यू 15 लाख है, हमें ये लगता है कि ये सिक्योरिटी सफिशिएंट है, जबकि बैंक को लगता है कि ये सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है और वो हमसे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं। उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखो, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि बैंक को 5 लाख रुपीस के डिबेंचर और दे सकते हैं। 5 लाख रुपीस के डिबेंचर हम बैंक को देंगे इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि भाई, अगर हम आपके लोन की और इंटरेस्ट की पेमेंट टाइमली नहीं कर पाए, अगर हम आपके लोन को रीपे नहीं कर पाए अलोंग विद इंटरेस्ट, तो सबसे पहले आप अपने लोन की रिकवरी बिल्डिंग से करना। उसके बाद भी अगर आपका कुछ पैसा ड्यू रह जाता है, अगर आपका कुछ अमाउंट नहीं मिलता है, तो आप उस केस में डिबेंचर के ऊपर अपना राइट यूज करके डिबेंचर को मार्केट में बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं वो किसी लोन के अगेंस्ट जो प्राइमरी या मेन सिक्योरिटी दी गई थी, उस सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के पर्पज से दिए जा रहे हैं। तो इसी को हम इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड over and above the primary security against a loan, it is called issue of debenture as a collateral security. This is the definition of collateral security कि when the debentures are issued over and above the main security against a loan, यानी कि जब कंपनी के द्वारा डिबेंचर्स को मेन सिक्योरिटी के अलावा किसी लोन के अगेंस्ट इशू किया जाए, तो उसे हम इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं।
ठीक है बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी का मीनिंग क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। देखो बेटा, कोई भी कंपनी जब किसी बैंक से लोन लेती है, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, और उस लोन के अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ डिबेंचर्स को भी इशू किया जाए, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। देखो, इसमें दो मेथड होते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट मेथड, देखो कुछ कंपनियां इस इंटेंशंस की होती है, इस व्यू की होती है कि भाई उसने कोई डिबेंचर मार्केट में इशू नहीं की। मान लो कंपनी ने बैंक से 10 लाख रुपीस का लोन लिया, उसके बदले में एक तो बिल्डिंग को गिरवी रखवाया गया जो कि मेन सिक्योरिटी है। मेन सिक्योरिटी को इशू करने की तो कोई एंट्री बनेगी भी नहीं, लेकिन इसके अलावा कंपनी ने 5 लाख रुपीस के डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी लोन प्रोवाइडर को और दिए। तो देखो, उस केस में कुछ कंपनियों का ये व्यू होता है कि भाई उसने कोई डिबेंचर मार्केट में इशू नहीं की। क्यों? क्योंकि जो डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं उनकी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं है, उन डिबेंचर पे कंपनी कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही। कंपनी केवल ये मानती है कि जो डिबेंचर सर्टिफिकेट मेरी खुद की सेफ में पड़े थे, तिजोरी में पड़े थे, वो मैंने निकालकर बैंक वालों के पास रखवा दिए। ना तो उन डिबेंचर को खरीदा जा सकता, ना बेचा जा सकता, ना उन डिबेंचर के ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा, केवल एक कागज के टुकड़े हैं जो हमारी जगह बैंक वालों के पास रखे हैं। तो उस केस में कुछ कंपनियां ये मानती है कि उसने कोई डिबेंचर इशू नहीं की, केवल वो कंपनियां लोन लेने की एंट्री करेगी, डिबेंचर इशू करने की कोई एंट्री नहीं करेगी। तो अगर हम फर्स्ट मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो केवल एंट्री फॉर लोन, हम लोग एंट्री फॉर लोन बनाएंगे। एंट्री फॉर लोन, उसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगर कोई कंपनी फर्स्ट मेथड को अडॉप्ट कर रही है तो उसमें केवल वो लोन लेने की एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगर बैंक की जगह किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, सिर्फ लोन लिख देना। बैंक से लिया गया तो बैंक लोन लिख देना। नरेशन में लिख देंगे यहां पे लोन रेज्ड ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर रुपीज, जितने के भी डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए गए। ठीक है, लोन रेज ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर रुपीज 5 लाख 10 लाख जितने, केवल ये एंट्री की जाएगी। अच्छा, क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपसे जर्नल एंट्री के साथ साथ बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछा जाता है। अगर इस टॉपिक का कोई क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, आपसे हो सकता है जर्नल के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा जाए कि भाई बैलेंस शीट में आप लोन को कैसे दिखाओगे। तो अगर हम फर्स्ट मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें हम एक फिगर ले लेते हैं कि भाई हमने 10 लाख रुपीस का लोन लिया है और कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में 5 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया है। तो अगर इसी चीज को हमें बैलेंस शीट में दिखाना है तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, यहां पे बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम, जो भी नाम है, एज एट जो डेट है, जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। फॉर्मेट आपको बैलेंस शीट का पता ही है, यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर और फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। ये बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट होगा। अब इस बैलेंस शीट में देखो, इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में आपने शेयर कैपिटल को दिखाया था, डिबेंचर वाले में डिबेंचर को दिखाना है। देखो, डिबेंचर या बैंक लोन, आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था जिसमें मैंने बताया था डिबेंचर हुआ या बैंक लोन हुआ या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया लोन हुआ, उन सभी को बैलेंस शीट के नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से दिखाया जाएगा। तो जैसे बैलेंस शीट बनाओगे, इसमें साइड का नाम क्या होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। मेन हेडिंग आपका कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म, सॉरी, नॉन करंट लायबिलिटी। मेन हेडिंग कौन सा है,
नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आपका सब हेडिंग क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग को नोट्स नंबर 1 में एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग को एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग के रूप में आपके पास क्या है, बैंक लोन है, कितने का, 10 लाख का। यहां पे लिखेंगे बैंक लोन कितने का, 10 लाख रुपीस का। ठीक है, कितने का लोन है, 10 लाख का। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं फिगर को। इसमें डिबेंचर का कोई जिक्र नहीं आएगा क्योंकि आपने कोई डिबेंचर इशू नहीं किए। कंपनी ये मान रही है कि भाई जो डिबेंचर मेरे पास थे वो डिबेंचर उठाकर मैंने दूसरे के पास रखवाए हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं करना चाहती। सिर्फ बैंक लोन के नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे सिक्योर्ड ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर ₹5 लाख, जितने के भी डिबेंचर आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिए, सिर्फ ब्रैकेट। दिस इज फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में ये तो एंट्री होगी और ये आपकी बैलेंस शीट। ठीक, कुछ कंपनियां इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करती बल्कि वो एक दूसरे मेथड को अडॉप्ट करना चाहती है, सेकेंड मेथड। देखो बेटा, जो कंपनियां सेकेंड मेथड को अडॉप्ट करना चाहती है उसमें क्या होता है कि देखो कुछ कंपनियों की इंटेंशंस ये होती है कि वो डिबेंचर इशू करने की एंट्री करना चाहती है। भाई कंपनी ने 10 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया जिसकी प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में 20 लाख की बिल्डिंग दी, तो बिल्डिंग की तो कोई एंट्री करोगे नहीं, प्राइमरी सिक्योरिटी को कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन कंपनी ने 5 लाख रुपए के डिबेंचर भी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की, तो उस केस में कुछ कंपनियों की ये इंटेंशंस होती है कि वो डिबेंचर इशू करने की एंट्री करें। क्यों? क्योंकि मान लो वो लोन आपका 20 साल का है या 25 साल का है या 10 साल का है। 10 साल के बाद मान लो हो सकता है आपके माइंड से ये बात स्किप हो जाए कि आपने 5 लाख रुपए के डिबेंचर उस लोन प्रोवाइडर के पास रखे थे या ना रखे थे। इसलिए कुछ कंपनी ये चाहती है कि वो डिबेंचर इशू करने की एंट्री करें। भाई डिबेंचर तो उसके पास से तो गए हैं, ठीक है, तो वो इशू करने की एंट्री करना चाहती है। तो अगर मान लो कंपनी सेकंड मेथड को अडॉप्ट करती है तो वो डिबेंचर इशू करने की एंट्री भी करेगी एज वेल एज विद टेकिंग ऑफ लोन फ्रॉम द बैंक। तो देखो उसमें क्या होगा कि जैसे पहले तो आपने बैंक से लोन लिया, उसकी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। 10 लाख का आपने लोन ले लिया, यहां पे लिखेंगे लोन रेज्ड फ्रॉम बैंक। लोन रेज्ड फ्रॉम बैंक, भाई सबसे पहले आपने बैंक से लोन लिया, ठीक। अब बैंक से लोन लेने के बाद कंपनी उस बैंक वालों को 5 लाख रुपए के डिबेंचर दे रही है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी और कंपनी उसकी एंट्री करना चाहती है। तो अब बात आती है एंट्री क्या करें। नॉर्मली जैसे आप डिबेंचर मार्केट में इशू करते हो, आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन कैंसिल करें तो नेट एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर आपने कोई मशीन खरीदी, उसके बदले में वेंडर को डिबेंचर इशू कर रहे हो तो एंट्री होती है मशीन टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर, वेंडर से वेंडर कैंसिल, मशीन टू डिबेंचर। यानी कि अगर कैश में इशू कर रहे हो तो कैश टू डिबेंचर, मशीन के बदले में इशू कर रहे हो मशीन टू डिबेंचर, बिल्डिंग के बदले में इशू कर रहे हो बिल्डिंग टू डिबेंचर। ठीक है भाई, आपने कैश में इशू किया, कैश आ रहा है, डिबेंचर जा रहे हैं। कैश आपके लिए एसेट्स है डेबिट, डिबेंचर आपके लिए लायबिलिटी है क्रेडिट। ठीक है, कैश टू डिबेंचर, बिल्डिंग टू डिबेंचर, मशीन टू डिबेंचर। लेकिन अब बात आती है यहां पे आप डेबिट किसको करोगे। भाई डिबेंचर इशू करके जो चीज मिलती है उसको आप डेबिट करते हो और डिबेंचर को क्रेडिट करते हो। यहां पे कंपनी ने डिबेंचर दिए हैं बैंक वालों को अगेंस्ट ए लोन,
उसमें डिबेंचर को तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन बात आती है डेबिट किसको करें, क्योंकि डिबेंचर के बदले में आपको क्या मिल रहा है। सोचो भाई, कंपनी ने बैंक से लोन लिया और उस लोन के अगेंस्ट कंपनी डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दी। लोन लेने की हम एंट्री कर चुके बैंक टू बैंक लोन, लेकिन डिबेंचर के बदले क्या मिला। कुछ बच्चे कहेंगे जी लोन मिला, लोन तो बैंक के रूप में मिला है, उसकी एंट्री तो कर चुके। डिबेंचर के बदले क्या मिला, कुछ नहीं। आपने अपने डिबेंचर उनको दिए, उन्होंने उस डिबेंचर के बदले क्या दिया, कुछ नहीं दिया। कोई कहे कि जी लोन दिया तो लोन के रूप में तो पैसा दिया, उसकी एंट्री तो कर चुके, डिबेंचर के बदले कुछ नहीं दिया। तो बात आती है डेबिट किसको करे। तो उस केस में ध्यान रखना कि अगर आपने डिबेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है और आप उस इशू की एंट्री करना चाहते हो, तो आप उस केस में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस, और आपकी एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर आपने डिबेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, या नरेशन में लिख देंगे इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीज, जितने के भी डिबेंचर है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीज, जितने के भी डिबेंचर है, मान लो 5 लाख के हैं, इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीज 5 लाख एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक, अब बात करें कि अगर हम इस सेकंड मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। बैलेंस शीट हमारी ऐसे कैसे बनेगी, सिर्फ नीचे जो नोट्स टू अकाउंट होगा उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखो भाई। नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग को आपको एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के रूप में आपके पास क्या क्या है भाई। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के रूप में आपके पास एक तो हो गया बैंक लोन, कितने का, 10 लाख का। दूसरा आपके पास है डिबेंचर। भाई डिबेंचर भी तो क्रेडिट हो रहा है 5 लाख रुपीज से, दिस इज आल्सो योर लायबिलिटी। भाई आज आपने डिबेंचर इशू करने की एंट्री की है, आपने डिबेंचर को क्रेडिट किया, तो डिबेंचर आपकी लायबिलिटी नहीं हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। डिबेंचर को भी आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाओगे, लेकिन यहां पे आप लिखोगे परसेंटेज डिबेंचर, जितने के भी डिबेंचर है इनर कॉलम में। इनर कॉलम में लिख दिया 5 लाख रुपीस, और उसी में से लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस को। उसी में से डिबेंचर सस्पेंस को लेस कर दो 5 लाख, यहां पे अमाउंट आपका आ जाएगा नील। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो ही आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की हो गई, 10 लाख की टोटल किया, और वो 10 लाख रुपीस ऊपर दिखा दो। ठीक है, वो 10 लाख रुपीस ऊपर बैलेंस शीट में शो कर। क्लियर है बेटा। तो ये दो मेथड होते हैं जब आप डिबेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए आप दोनों में से किसी भी मेथड को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सेकंड मेथड को ही फॉलो करेंगे। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर बेटा। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखो बेटा, इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 20। देखो बेटा, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 20 दिया गया। इसमें क्या कहा गया, एक कंपनी हैड रुपीज 10 लाख, 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019। एक कंपनी के 1 अप्रैल 2019 को 10 लाख रुपीस के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है।
आउटस्टैंडिंग का मतलब दे आर ऑलरेडी प्रिवलिंग इन द मार्केट, यानी कि ये वो डिबेंचर है जो कंपनी ने पहले कभी इशू किए थे, आज की डेट में आपके मार्केट में है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ए लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साल के दौरान कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर विच द कंपनी प्लेस विद द बैंक डिबेंचर फॉर ₹2,50,000 एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, जिसके अगेंस्ट कंपनी ने ₹2,50,000 के डिबेंचर एक कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में उनके पास रखे। पास जर्नल एंट्री इफ एनी। Also show how the debenture and bank loan will appear in company's balance sheet as at 31st of March 2020। by 31st of March 2020 को कंपनी की बैलेंस शीट में डिबेंचर और बैंक लोन को कैसे दिखाना है, आपको जर्नल एंट्री करनी है और डिबेंचर और बैंक लोन को कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाना है। तो देखो बेटा, पहली बात है कि इसमें कौन से मेथड को फॉलो किया जाए। हालांकि बुक में दोनों मेथड को फॉलो किया गया है, लेकिन आपको तो एक ही मेथड करना है। अगर आपसे स्पेशली दोनों मेथड के लिए ना कहा जाए तो कोई भी एक मेथड, हम लोग जर्नल भी सेकंड मेथड से करेंगे और बैलेंस शीट भी उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आप जर्नल करो। फॉर्मेट बना ले, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फुली, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देखो, हम लोग सेकंड मेथड को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम डिबेंचर इशू करने की एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपनी ने बैंक से लोन लिया। कितने का लोन लिया गया है? 2 लाख रुपीस का। देखो, 2 लाख रुपीस का लोन लोगे तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया गया है? 2 लाख रुपीस का। लोन रेज्ड फ्रॉम बैंक। डेट इसमें नहीं दी गई है भाई, इस क्वेश्चन में एक आ गया था ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रेज ए लोन। हालांकि जो डिबेंचर पहले से मार्केट में थे उसकी डेट दी गई, लेकिन उनकी एंट्री करनी नहीं क्योंकि वो तो पहले कभी इशू किए जा चुके हैं। आज की डेट में तो हमें उसका बैलेंस दिया गया केवल। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो कि इस लोन के अगेंस्ट आप 250 के डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हो। हालांकि इस क्वेश्चन में देखो केवल कोलेटरल सिक्योरिटी का जिक्र है, मेन सिक्योरिटी का जिक्र नहीं है, तो मेन सिक्योरिटी नहीं है, और होती भी तो आप उसकी कोई एंट्री नहीं करते, केवल कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्रीज की जाती है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जो डिबेंचर इशू किए जाएंगे उसकी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। कितने के डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिए गए हैं? 250 के। इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर्स को इशू किया। ठीक हो गया ये? देखो बेटा, ये तो आपकी जर्नल हो गई। अच्छा, इसके बाद इसने बैलेंस शीट में भी पूछा है, बैलेंस शीट भी बना देते हैं। बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है एज एट। बेटा, बैलेंस शीट की डेट इस क्वेश्चन में दी गई है 31st ऑफ मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनानी, 31st ऑफ मार्च 2020 को। बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर। बेटा, करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर की लास्ट डेट 31st ऑफ मार्च 2020, 31st ऑफ मार्च 2020। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा?
31 मार्च 2019 डेट दे रखी है, तो डेट को मेंशन करना है। साइड का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। मेन हेडिंग कौन सा बनेगा? नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी में सब हेडिंग क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। इस लॉन्ग टर्म बोरोविंग को हम नोट्स नंबर 1 में एक्सप्लेन करेंगे। नीचे हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को एक्सप्लेन करने। नोट्स नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के रूप में क्या है? एक तो बैंक लोन है, एक आपके पास डिबेंचर है। डिबेंचर को पहले दिखाने की कोशिश करो, यहां पे दिखाओ परसेंटेज डिबेंचर इनर कॉलम में। डिबेंचर्स कितने के हो गए? अब देखो ध्यान से समझना बेटा, यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधा 250 लिखा और उसमें से डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर दिया। लेकिन एक बात सोचो, आपको क्वेश्चन में एक लाइन और दी गई थी स्टार्टिंग में कि भाई 1 अप्रैल 2019 को कंपनी के 10 लाख रुपीस के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। जब 1 अप्रैल 2019 को वो डिबेंचर आपके मार्केट में है, तो 31 मार्च 2020 को भी वो डिबेंचर मार्केट में होंगे। तो 10 लाख के तो वो डिबेंचर है और 250 के डिबेंचर अभी इशू किए, तो टोटल डिबेंचर आपके पास कितने के हो गए? 12,50,000 के। भाई टोटल डिबेंचर कितने के हो गए? 12,50,000, जिसमें से आप लेस करोगे डिबेंचर सस्पेंस, जिसमें से आप लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस कितने का है? 250 का। तो टोटल डिबेंचर अमाउंट आपके पास कितने का हो गया? 10 लाख रुपीस का हो गया। डिबेंचर कितने के हो गए? 10 लाख। इसके बाद दूसरा आइटम, सेकेंड आइटम के रूप में आपके पास क्या है? बैंक लोन। कितने का? 2 लाख रुपीस का। तो यहां पे आप दिखाइए बैंक लोन कितने का? 2 लाख का। 2 लाख का आपका बैंक लोन हो गया। तो टोटल अमाउंट आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का करंट ईयर कितने का हो गया? 12 लाख। अच्छा करंट ईयर में 12 लाख है, क्या पिछले साल है? बिल्कुल। 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस दे रखा है, तो वो प्रीवियस ईयर भी होगा। प्रीवियस ईयर हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कितने का अमाउंट आएगा? 10 लाख रुपीस का अमाउंट आएगा। प्रीवियस ईयर का कितना बैलेंस आएगा? 10 लाख। इस तरीके से डिबेंचर अमाउंट को आपको शो करना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। देखो बेटा इसका इलस्ट्रेशन नंबर 21 है। क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, क्वेश्चंस में क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है मेघनाथ लिमिटेड took a loan of rupees 1,20,000 from a bank and deposited 1,408% debenture of 100 each as a collateral security। मेघनाथ लिमिटेड ने 1,20,000 का बैंक से लोन लिया और उनको 1,400 डिबेंचर 100 रुपीस के हिसाब से, 1,400 डिबेंचर 100 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे 1,40,000 रुपीस हो गया। 1,40,000 रुपीस के डिबेंचर उनको दिए गए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी अलोंग विद प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹2 लाख। देखो 140 के तो दिए गए डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी और 2 लाख की दी गई है प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी की कोई एंट्री नहीं करते। फिर कंपनी अगेन टुक ए लोन ऑफ ₹80,000 आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने के बाद कंपनी ने फिर 80,000 रुपीस का बैंक से लोन लिया एंड डिपॉजिटेड 1,008% डिबेंचर ऑफ 100 each एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो कंपनी ने दोबारा से 80,000 रुपीस का बैंक से लोन लिया और उसके अगेंस्ट 1,000 डिबेंचर 100 रुपीस के, यानी कि 1 लाख के डिबेंचर हो गए, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में फिर इशू की।
record necessary journal entry. How will you show the issue of debenture and bank loan in the balance sheet of the company? भाई एक तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री करो, दूसरा कंपनी की बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे वो भी बताना। तो देखो लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में लोन 2 बार लिया गया है, 2 बार कोलेटरल सिक्योरिटी दी गई है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग जर्नल करो, फॉर्मेट आप बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो वगैरह बना लेंगे। सबसे पहले कंपनी ने मार्केट में कितने का लोन लिया? 120 का। 120 का लोन ले रहे हो, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का बैंक लोन लिया गया है? 1,20,000 का लोन रेज्ड फ्रॉम बैंक, लोन रेज फ्रॉम बैंक। ठीक, इसके अगेंस्ट आपने 1400 डिबेंचर इशू किए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। 1400 डिबेंचर 100 रुपीज के हिसाब से 140 के हो गए। 1,40,000 रुपीज के डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर कितने के हो गए? 1,40,000। इशू ऑफ 1400 डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, इशू 1400 डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक, इसके बाद कहते हैं आफ्टर 2 मंथ कंपनी अगेन टू के लोन ऑफ रुपीज 80,000 आफ्टर 2 मंथ। हालांकि यहां की डेट नहीं है तो यहां तो लिख दो आफ्टर 2 मंथ। आफ्टर 2 मंथ्स भाई 2 महीने के बाद कंपनी ने दोबारा से बैंक से 80,000 रुपीज का लोन लिया, जिसकी एंट्री क्या करेंगे? बैंक से फिर लोन ले रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया गया दोबारा से? 80,000 रुपीज। लोन रेज फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। भाई बैंक से लोन लिया गया कितने का? 80 का। अब इस लोन के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो? उनको डिबेंचर इशू कर रहे हो। कितने के? भाई 1000 डिबेंचर 100 रुपीज के हिसाब से 1 लाख रुपीज के बनते हैं। 1 लाख रुपीज के आप उनको डिबेंचर फिर इशू कर रहे हो तो उसकी एंट्री फिर हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। डिबेंचर सस्पेंस में कितना अमाउंट आ जाएगा? 1 लाख। इशू ऑफ 1000 डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। भाई 1000 डिबेंचर इशू किए गए कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई एंट्रीज रिलेटेड टू लोन रेज एंड इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि लोन लेने की और कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर को इशू करने के हैं। अब बात करते हैं उनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। देखो बैलेंस शीट ऐसे कैसे बन जाएगी? डेट नहीं दे रखी तो यहाँ पे फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, सॉरी यहाँ लिख देंगे फिगर ऑफ करंट ईयर और यहाँ पे फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट ऐसे कैसे बनेगी? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी, साइड का नाम है मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें नोट्स टू अकाउंट में समझाएंगे।
भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रूप में पहला आइटम है डिबेंचर, कितने के भाई डिबेंचर आपके 140 के तो यहाँ पे थे और 1 लाख के यहाँ पे थे, टोटल डिबेंचर कितने के हो गए 240, पहले कोई डिबेंचर थे नहीं, ठीक है 240 के डिबेंचर है, उसमें से लेस करोगे डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस भी कितने का है 240 का, यहाँ नीला मंगा। दूसरा आइटम बैंक लोन, बैंक लोन कितने का है 120 का यहाँ पे, 80 का यहाँ पे, तो बैंक लोन टोटल कितने का हो गया 2 लाख रुपीस का, यहां टोटल करो 2 लाख रुपीस आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में करंट ईयर फिगर कितना आ गया 2 लाख, प्रीवियस ईयर का कोई फिगर नहीं था, प्रीवियस ईयर का कोई बैलेंस नहीं था, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो देखो बेटा आज कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने टॉपिक को पढ़ा, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस इसके और करेंगे, कंटिन्यू रहेगा ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही कीजिए, ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे।